हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मुस्तकीम एंड बच्चों आज की क्लास में हम 6 एंट्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया BHU के लिए जो सिलेबस है NCERT EVS एंड साइंस, उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सीड्स एंड सीड्स। लास्ट ईयर्स के अगर हम क्वेश्चन पेपर में देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन सीड्स एंड सीड चैप्टर से, मोर अबाउट प्लांट चैप्टर से या रिप्रोडक्टिव इन प्लांट्स चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज सीड्स एंड सीड्स, जो क्लास 5th EVS का टॉपिक है। सो फर्स्ट वन, व्हाट इज सीड? बच्चों सीड क्या होता है? ओके, व्हाट इज सीड? अ सीड इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू प्लांट, यानी किसी भी प्लांट की जो शुरुआत होती है वो एक नन्हे मुन्ने छोटे से सीड्स के जरिए से होती है। सीड किसी भी प्लांट की वो बुनियाद है जहां से उसकी लाइफ और जहां से उसकी लाइफ साइकिल शुरू होती है। ठीक है, सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ प्लांट। सीड्स कहां से आता है? फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, जो फ्लावर का जो पार्ट होता है पिस्टिल, और इसमें ओवरी ओव्यूल होते हैं। तो फाइनली जो ओवरी है उससे फ्रूट बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से सीड बनते हैं। तो सीड की शुरुआत, सीड क्या है? मैच्योर जो फ्रूट्स है उसमें जो ओव्यूल्स होते हैं उससे सीड का फॉर्मेशन होता है। ओके, एवरी सीड कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इफ गिवन द राइट कंडीशन। अगर किसी भी सीड को राइट कंडीशन मिल जाए, राइट कंडीशन का मतलब सीड की जर्मिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। और वो कौन कौन से हैं? एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। वार्मथ हम जिसको कहते हैं, किसी भी सीड को एयर, वाटर और वार्मथ। सॉइल ऑप्शनल है, बिना सॉइल के भी सीड जर्मिनेट कर सकता है। हमने स्प्राउटेड सीड्स में देखा होगा कि बिना सीड के सीड जर्मिनेट कर सकता है। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए एयर, वाटर और वार्मथ रिक्वायर होता है। ओके, पार्ट्स ऑफ ए सीड। अगर हम किसी भी सीड के पार्ट की बात करें, अगर हम सीड की टिपिकल एक स्ट्रक्चर को देखें, अभी इसी साल 6 एंट्रेंस AMU में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आउटर मोर कवरिंग ऑफ द सीड क्या कहलाता है? आउटर मोर कवरिंग ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट, यानी सीड की कवरिंग। जो सीड का जो बाहरी हिस्सा है जिसको हम छिलका बोलते हैं, दैट इज सीड कोट। एंड इनसाइड द सीड कोट देयर आर कॉटिलिडन्स। जैसे ये एक चना ग्राम का एक सीड है, जब हम इसके छिलकों को हटाते हैं तो उसमें ऐसे पीसीस निकलते हैं 2, क्योंकि ये डाइकोट सीड होता है। जैसे चने की दाल आपने देखी होगी, इस तरह से वो अटैच रहता है, और जब छिलका हटाते हैं तो वो एकदम ऐसे हो जाता है। तो सीड के अंदर कॉटिलिडन्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स को दूसरा नाम और दिया जाता है, दैट इज सीड लीव्स। कॉटिलिडन्स को कहा जाता है सीड लीव्स। और सीड लीव्स में फूड स्टोर होता है। जब किसी भी सीड को सही कंडीशंस मिलती हैं, जो कंडीशन सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी हैं, तो उस वक्त में एनर्जी, सपोज ये एक सीड है और ये सीड जर्मिनेट करता है, तो अभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, फोटोसिंथेसिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको कहां से एनर्जी मिलेगी? वो एनर्जी कॉटिलिडन से मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉटिलिडन्स क्या है? स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। कॉटिलिडन क्या काम करता है? कॉटिलिडन फूड को स्टोर करके रखता है फॉर बेबी प्लांट।
जो न्यू बेबी प्लांट ग्रो करेगा उसके लिए फूड स्टोर करके रखता है। एंड व्हाट इज एम्ब्रियो? द बेबी प्लांट दैट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। वो बेबी प्लांट जो फाइनली ग्रो करेगा एक न्यू प्लांट में, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब हम सीड को देखें तो एक सीड होता है मोनोकॉट। मोनोकॉट, जैसा कि इसका नाम है मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, मोनोकॉट, मोनोकॉट। मैंने इसको गैप से इसलिए रखा, मोनो मीन्स वन, सिंगल, और कॉट मतलब कॉटिलिडन, कॉट मतलब कॉटिलिडन। तो ऐसा सीड जिसके अंदर एक सिर्फ कॉटिलिडन है तो हम उसको क्या कहेंगे? मोनोकॉट। जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल है मेज यानी मक्का, व्हीट, ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोकॉट का। अगर हम मोनोकॉट को और ज्यादा डिटेल में देखें सीड के अलावा, तो बच्चों मोनोकॉट की जो लीफ होती है, मोनोकॉट की जो लीफ होगी उसमें जो वेनेशन होगा, ये मिडरिव है जो लीफ में, जैसे ये डाइकॉट की लीफ है, ये डाइकॉट की लीफ है, ये उसकी मिडरिव है, और ये उसमें वेनेशन है, लीफ का वेनेशन जो लीफ को सपोर्ट देता है। तो मोनोकॉट की जो लीफ होती है, मोनोकॉट की लीफ में मिडरिव के पैरेलल वेनेशन होता है, ये पैरेलल यानी वो काटता नहीं है, पैरेलल चलता है मिडरिव के। और डाइकॉट में, यहां मैं डाइकॉट लिख लेता हूं, डाइकॉट में जो वेनेशन होगा लीफ का वो पैरेलल नहीं होगा बल्कि रेटिकुलेट होगा, रेटिकुलेट। इस तरह का जो वेनेशन है, हम लीफ से भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन लीफ, या ये जो हमारे सामने लीफ है, ये कौन से प्लांट की है, मोनोकॉट की है या डाइकॉट की है। ठीक है, ये है लीफ के बारे में। अगर हम रूट की बात करें, ये लीफ के बारे में, ठीक है, अगर हम रूट की बात करें तो रूट में हम देखेंगे, रूट में बच्चों रूट जो होगी मोनोकॉट की, वो सपोज दिस इज ए प्लांट, ये कोई मोनोकॉट प्लांट है तो इसकी फाइब्रस रूट होंगी, फाइब्रस रूट, ये मोनोकॉट है, मैं लिख देता हूं यहां पे फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एक मेन रूट हमें नजर नहीं आएगी। जैसे अगर हम डाइकॉट की रूट को देखें, डाइकॉट की अगर हम रूट को देखें तो इसमें हमें क्लियर कट एक रूट नजर आती है, उसके साथ होती है सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम क्लियरली फर्क कर सकते हैं, फाइब्रस रूट मोनोकॉट में होती है और टैप रूट, इसको कहते हैं टैप रूट, और टैप रूट होती है डाइकॉट में। ओके, तो एक डिफरेंस हो गया लीफ में, एक हो गया रूट में। और अगर हम इसके फ्लावर के डिफरेंस को देखें तो मोनोकॉट का जो फ्लावर होगा, मैं यहां शो करता हूं, मोनोकॉट का जो फ्लावर होगा, फ्लावर ऑफ मोनोकॉट कैसा होगा, वो 3 के वर्ग में होगा, ट्राइमेरस इसको कहते हैं। मोनोकॉट का जो फ्लावर होगा वो ट्राइमेरस होगा, और डाइकॉट का जो फ्लावर होगा वो टेट्रामेरस होगा, यानी उसके अंदर 4 पेटल्स होंगे, या पेंटामेरस होगा, 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमें पता चलना चाहिए। लीफ में पैरेलल वेनिशन इन मोनोकॉट, रेटिकुलेट वेनिशन इन डाइकॉट। स्टेम की अगर हम बात करें तो वो हायर क्लास में पूछा जाता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और वेस्कुलर बंडल्स वो टिश्यूज होते हैं जो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में जाइलम और फ्लोएम मदद करते हैं। तो किसी भी प्लांट के स्टेम को अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखें, थिन स्लाइड्स बना के, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन स्टेम मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो बच्चों समझ में आया कि एक सिंगल कॉटिलिडन मोनोकॉट और डबल कॉटिलिडन डाइकॉट, और पैरेलल वेनिशन मोनोकॉट, रेटिकुलेट वेनिशन डाइकॉट। और फ्लावर को हम देखें तो ट्राइमेरस मोनोकॉट, टेट्रामेरस और पेंटामेरस इन डाइकॉट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द सीड जर्मिनेशन। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? Germination is the process when a seed start to grow. जर्मिनेशन किसको कहते हैं? जर्मिनेशन वो कंडीशन है जब सीड
स्टार्ट कर देता है ग्रो करने के लिए। सपोज ये एक सीड है और इसको राइट कंडीशन मिल गई, जो कंडीशंस हैं नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, तो ये क्या करेगा, इसके रेडिकल से, रेडिकल ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेडिकल वो पार्ट है सीड का, वो पार्ट जहां से रूट ग्रो करती है, इसीलिए रेडिकल को फ्यूचर रूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूचर रूट। ठीक है, तो प्लांट के सीड के रेडिकल से रूट निकलती है, और रूट हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में रूट्स टूवर्ड्स दी ग्रेविटी जाती है। यानी इसमें साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, पॉटेड प्लांट को रखा और पॉटेड प्लांट्स में उसको देखा कि उसकी रूट कहां जा रही है, टूवर्ड्स दी ग्रेविटी ऑफ दी अर्थ। तो कहां जा रही है, टूवर्ड्स दी ग्रेविटी ऑफ दी अर्थ। तो प्लांट के सीड के रेडिकल से रूट निकलती है, और वहीं उसके प्लीम्यूल से, प्लीम्यूल ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, जिसको कहा जाता है प्लीम्यूल को फ्यूचर शूट, या फिर हम इसको कहते हैं फ्यूचर स्टेम। यानी सीड का वो पार्ट जहां से स्टेम ग्रो करेगा उसको प्लीम्यूल कहते हैं, सीड का वो पार्ट जहां से रूट ग्रो करेगी उसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन में फिर क्या होता है, फाइनली वो जो प्लांट है धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब वो कैसे ग्रो करेगा, नेक्स्ट जो स्टेप आता है, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो और थोड़ा सा उसकी जो रूट है वो और बड़ी हो जाएगी और स्टेम ग्रो करने लगता है। समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद कॉटिलिडन थोड़ा सा श्रिंक करने लगता है, क्योंकि अब उसकी एनर्जी प्लांट के डेवलपमेंट में लग गई और ये स्टेम और बड़ा होता है। ठीक है, और फाइनली ये एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। रूट प्लांट को फर्मली रखती है, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं, और प्लांट्स की लीफ मैच्योर हो जाती हैं, और मैच्योर होने के साथ साथ वो एक ग्रो करने लगता है। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस। हम यहां से कह सकते हैं कि सीड को जब कंडीशन मिली तो सीड्स रूट डेवलप करता है, फिर उसमें से स्टेम निकलता है, और फाइनली वो एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। दीज आर द स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्टली रूट्स कम आउट, सबसे पहले रूट्स बाहर आती है, रूट बाहर आती है, देन शूट यानी स्टेम, देन लीव्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड जर्मिनेशन। एंड द नेक्स्ट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, तो सबसे पहले वाटर जरूरी है। और वाटर का क्या रोल है, वाटर मदद करता है, वाटर हेल्प करता है सॉफ्टन द सीड कोट। जो सीड कोट है यानी जो बीज है उसका जो छिलका है उसको सॉफ्ट करने में मदद करता है, और एयर हेल्प करती है सीड को ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वार्मथ मदद करता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ, यानी अगर हम उसको टेम्परेचर नहीं देंगे तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। और सॉइल इज ऑप्शनल, अगर वो सीड सॉइल में है तो सॉइल सपोर्ट करेगी मिनरल्स को, और ये मिनरल्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो किसी भी प्लांट की रूट से एक प्लांट में जाते हैं। ठीक है, वाटर है और वाटर के साथ मिनरल्स भी जाते हैं। ठीक है, इसका एक पूरा प्रोसेस है, प्लांट में एक पूरा प्रोसेस है, इसका एक फिनोमिना है जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जो प्लांट की लीफ होती हैं, लीफ में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, इन टाइनी पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। और स्टोमेटा
के सराउंडिंग में होती हैं गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते होंगे कि फूड के बनाने का प्रोसेस, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, वो फूड बनाते हैं, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दीज स्टोमेटा, ठीक है। और बाकी टाइम में बच्चों जो स्टोमेटा है ये मदद करते हैं वाटर को, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, लीफ से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में उनको रिलीज आउट कर दिया जाता है। अब जब प्लांट में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर था उसको वेपर बना के रिलीज कर दिया, तो प्लांट में एक सक्शन क्रिएट होता है, एक पुल क्रिएट होता है, और वो पुल, जैसे ये प्लांट है, अब वो पुल क्या करता है कि एक जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू, और जाइलम टिश्यू के थ्रू जो वाटर है और वाटर के साथ जो मिनरल्स हैं, यानी मिट्टी में घुले हुए जो मिनरल्स हैं वो वाटर के साथ प्लांट में जाते रहते हैं, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लीफ से वाटर वेपर की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में रिलीज होता रहता है। ओके, तो सॉइल ऑप्शनल है कि वो क्या करती है, सपोर्ट और मिनरल्स प्रोवाइड कराती है। जर्मिनेशन के लिए सीड सॉइल जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉपर ग्रोथ के लिए, फाइनली और डेवलपमेंट के लिए सॉइल नेसेसरी है। ओके, अब ये सीड कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स के जो ग्रो करने के मेथड्स हैं वो किस तरह से हैं। तो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो सीड के थ्रू करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि सीड जर्मिनेशन। अब जो दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ, हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, और द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड, सॉरी सीड नहीं, अदर देन सीड, अदर देन सीड, फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, from the vegetative part of the plant, vegetative part of the plant। तो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, रूट, उसका लीफ, उसकी स्टेम, यानी प्लांट को सीड के अलावा, सीड के बजाय, यानी सीड से तो जनरली ग्रो करते ही हैं, सीड के बजाय जब कोई प्लांट रूट से या लीफ से या स्टेम के थ्रू ग्रो करता है, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द अदर देन सीड, कोई भी प्लांट अगर सीड के बजाय वो उसकी लीफ से, स्टेम से या रूट से ग्रो करता है तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट्स के जरिए से ग्रो करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टेम के जरिए से ग्रो करते हैं, है ना, रूट के थ्रू, जैसे कैरेट है, और स्टेम के थ्रू आपने देखा होगा शुगर केन, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम, यस अंडरग्राउंड स्टेम, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं जैसे पोटैटो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अंडरग्राउंड स्टेम। और लीव्स के जरिए से, ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसमें न्यू प्लांट लीफ के जरिए से ग्रो कर जाता है। लीफ के मार्जिन पे प्लांटलेट्स होते हैं, और ये जो प्लांटलेट्स है ये डिटैच हो जाते हैं और एक कंप्लीट न्यू ब्रायोफिलम का प्लांट बना लेते हैं। तो इसको कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट अदर देन सीड, growing of new plant from the vegetative part of the plant like the root, stem and leaves। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्टेम, और यहां पर स्टेम में एक बात बहुत जरूरी है, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, ये स्टेम तो है लेकिन मॉडिफिकेशन है, फूड को स्टोर करके रखते हैं। यानी पोटैटो में, सपोज ये पोटैटो है, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं पोटैटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है तो उसको अच्छा बनाएंगे, हर चीज में एडजस्ट हो जाता है पोटैटो,
है ना। तो बच्चों ये जो पोटैटो के ऊपर जो बर्ड्स होती हैं इनको कहते हैं आईज। अब इस पोटैटो को कट कर दिया, एक पीस उसका लगा दिया मिट्टी में, तो उसमें से कंप्लीट 1 पीस ऑफ पोटैटो, ये मैंने 4 पीस का एक पीस बनाया, और वो कंप्लीट ग्रो करता है एक प्लांट में, और फिर उसकी फाइनली बहुत सारे पोटैटो आते हैं। ठीक है बच्चों, तो पोटैटो के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ना, बर्ड्स होती है, उनको आईज कहते हैं। ऐसे ही ब्रायोफिल्म के बारे में बताया था, ऐसे ही जिंजर यानी अदरक में भी जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसका छोटे से पीस को लगाते हैं और उससे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब टाइप्स ऑफ सीड्स, इसी साल इससे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें से स्पाइसेस वाला सीड नहीं है ना। जीरा और बहुत सारे ऐसे सीड के नेम थे, तो उसमें एक नाम था ग्राम यानी चना। तो चना जो है ना वो मसाले में यूज नहीं होता है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ सीड्स हैं स्पाइसेस, तो इसमें क्यूमिन यानी जीरा, मस्टर्ड और कोरिएंडर, कोरिएंडर धनिया होता है, मस्टर्ड राई यानी सरसों, तो इनका यूज होता है। पल्सेस जो दालें हैं, दाल, ये भी बेसिकली सीड्स होती हैं, अरहर, मूंग और मसूर, लेंटिल्स, पीज, तो ये मटर, ये भी उसमें यूज होती है। फ्रूट्स के इनसाइड होते हैं सीड्स इनसाइड, जैसे मैंगो में जो गुठली होती है ना, बेसिकली वो उसका सीड होता है, और एप्पल में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। अगर हम इसी तरह से देखें तो कुछ सीड्स सीरियल्स वाली कैटेगरी में आते हैं, अनाज, ठीक है, ग्रेन्स हम जिसको कहते हैं, जैसे राइस है और व्हीट है और मेज है, ठीक है, मक्का और गेहूं और चावल, ये बेसिकली सीड्स हैं लेकिन एज ए ग्रेन्स यूज किए जाते हैं। और बहुत सारे सीड्स को एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं, जैसे टोमेटो में बहुत सारे सीड्स होते हैं, चिली में यानी जो मिर्च होती है, ब्रिंजल, ठीक है, ये नहीं है इसमें, ब्रिंजल यानी बैंगन, और उसमें भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो सीड्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मसाले की फॉर्म में, और दूसरा इसी तरह से दाल की फॉर्म में, फ्रूट्स के इनसाइड में सीड्स होते हैं। अब हम ओवरऑल देखें तो सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सीड्स जो है ना वो न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं। मोनोकॉट सिंगल कॉटिलीडन वाले होते हैं, डाइकॉट 2 कॉटिलीडन्स वाले होते हैं। अब इसमें बच्चों प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक, जब हम ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रॉप। क्या बोलते हैं, क्रॉप यानी फसल। तो क्रॉप क्या होती है कि जब किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे लार्ज अमाउंट पे सेम टाइप के यानी एक ही तरह के प्लांट्स को एक पर्टिकुलर जगह पे और पर्टिकुलर सीजन में उगाया जाता है, तो व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन, लिखेंगे व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट, व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर grown, when the same kinds of plants are grown on large scale, बड़े पैमाने पे, on large scale, is known as crop। हम उसको इसमें एक और बात कह सकते हैं, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन, यानी हर फसल का, हर क्रॉप का एक सुइटेबल सीजन होता है। सीजन की बुनियाद पे हम क्रॉप को कहते हैं रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। और एक और क्रॉप के बारे में नाम आता है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप जो होती हैं वो रबी और खरीफ के बीच में होती हैं। रबी क्रॉप विंटर क्रॉप होती हैं, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो की जाने वाली क्रॉप्स होती हैं। अगर हम क्रॉप्स की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को देखेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम किसको कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि खेती बाड़ी से रिलेटेड, यानी जमीन को तैयार करने से लेके द प्रैक्टिसिंग ऑफ ग्रोइंग क्रॉप फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अप टू हार्वेस्टिंग एंड अप टू स्टोरेज, ये जो पूरी स्टेजेस हैं ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो वो कौन कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मैं इसको यहां डिलीट करके ऊपर लिखता हूं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक मिनट, ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहला जो स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जमीन को तैयार करना, और जमीन को तैयार करने में क्या किया जाता है? जमीन को तैयार करने में उसमें हल चलाया जाता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी जमीन पे हल चला के उसको लूजनिंग की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कल्टीवेटर, रोटावेटर ऐसी डिवाइसेस होती हैं फार्मर्स के पास जिससे लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल, हल चलाया जाता है। हल यानी खेत को जोतना कहते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है? सोइंग, बीज को बोना, और ये किससे होता है? पहले जमाने में इसको ब्रॉडकास्टिंग होती थी, अब ये एक मशीन से होता है जिसको कहते हैं सीड ड्रिल। और तीसरा होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों। किसी भी क्रॉप की बेटर ग्रोथ के लिए मैन्योर का होना जरूरी है। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोजिशन से बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो सड़ गल जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, उससे बनता है मैन्योर। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज बट दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये कैसे होते हैं? रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बट इनके ज्यादा यूज से क्या होता है? सॉइल का भी पॉल्यूशन होता है, वाटर का भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन ये रैपिड ग्रोथ देते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट वन इज वीडिंग। वीडिंग में क्या होता है बच्चों? द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना, जैसे बोया था गेहूं और उसके साथ में कुछ अनवांटेड ग्रास उग गई, उनको रिमूव करना, ये कहलाता है वीडिंग। और इसके लिए दो मेथड होते हैं, बाय मैनुअल मेथड और बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल द वीड्स। तो ये सारे स्टेप्स हो गए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वीडिंग। और इसी के दरमियान में एक आता है इरिगेशन। और इरिगेशन पहले भी हो सकता है, यानी डिफरेंट इंटरवल पे वाटर की सप्लाई, क्रॉप को वाटर की सप्लाई देना। अब ये डिपेंड करेगा किस टाइप की वो सॉइल है और किस तरह का वो सीजन है, कितने बार पानी दिया जाएगा। अगर बच्चों बहुत ज्यादा सनशाइन है और बहुत ज्यादा धूप है और जमीन सूख रही है तो बार बार पानी की जरूरत होती है, बारिश हो जाती है तो कम जरूरत होती है। सो द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द डिफरेंट इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है। और फाइनली आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग द लास्ट स्टेप, द कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप व्हेन इट्स गेट मैच्योर। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसको कट करना, यह कहलाता है हार्वेस्टिंग। और इसके बाद होता है स्टोरेज, क्योंकि जो इतनी मेहनत करने के बाद, पूरे स्टेप से गुजरने के बाद जो क्रॉप आई है, उन ग्रेन्स को स्टोर करना। अब इससे पहले एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि उसको कैसे सेपरेट किया जाता है। एक है विनोइंग। विनोइंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, क्वेश्चंस पूछे गए। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग का मतलब होता है कि जब हमने फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप है, फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप को सीड्स में स्ट्रॉ आ जाते हैं, उसके अंदर तिनके आ जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस आ जाते हैं, तो हवा से
हवा के फ्लो से, विंड से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो दूर चले जाते हैं और हैवियर पार्टिकल्स रहते हैं। आपने किसान को देखा होगा परात में रख के ऐसे ऐसे ग्रेन्स को गिराता है, तो जो हैवियर पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाते हैं और जो तिनके हैं लाइटर पार्टिकल्स यानी हल्के वो उड़ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द seeds and seeds and the more about plant.